नमस्कार, आदाब, मैं अरशद यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। वहीं एयर इंडिया विमान हादसे पर पायलट के पिता से बोला सुप्रीम कोर्ट का, आप मन में बोझ न लें, आपके बेटे की गलती नहीं। बम्पर वोटिंग के बाद औरंगाबाद में बोले पीएम मोदी का, बिहार में फिर से एनडीए की सरकार। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, का हरियाणा में चुनाव नहीं, होलसेल में हुई चोरी। जश्न के बीच बोले अबू आजमी, कहा अल्लाह के सिवा किसी की वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुसलमान। आरएसएस पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा 52 सालों तक नहीं फहराया तिरंगा, अंग्रेजों का दिया था साथ। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के गंभीर आरोप, कहा दिल्ली और बिहार में एक ही नेता डाल रहे वोट। ट्रंप का नया दावा, 7 नहीं 8 फाइटर जेट गिरे थे। अब समाचार विस्तार से। एयर इंडिया के दिवंगत पायलट सुमित सभरवाल के पिता पुष्कर राज सभरवाल ने आज सुप्रीम कोर्ट से हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर केंद्र सरकार और डीजीसीए से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि इस हादसे की अब तक की जांच निष्पक्ष नहीं रही है। तकनीकी खामियों को दरकिनार कर सारा दोष पायलटों पर मढ़ने की कोशिश की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पायलट के पिता से कहा है कि उन्हें मन में ये बोझ नहीं रखना चाहिए कि उनके बेटे को दोषी ठहराया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। विदेशी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट गलत है। कोर्ट ने कहा कि वो इस याचिका को पहले से लंबित दूरी याचिका के साथ सुनेगा और अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। 22 सितंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट के चुनिंदा हिस्सों को प्रकाशित करके हादसे के लिए पायलट की गलती को हाईलाइट करने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए जरूरी है कि पूरी गोपनीयता बनाए रखी जाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि विमान के पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल और क्लीव कुंदर की बातचीत की जांच रिपोर्ट में जिक्र है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉकपिट के ऑडियो में सुना गया है कि पायलट ने कहा कि फ्यूल क्यों कट ऑफ किया। दूसरा पायलट जवाब में कहता है कि मैंने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के औरंगाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राज्य में पहले चरण की वोटिंग के बाद पीएम की ये पहली रैली थी। उन्होंने बम्पर वोटिंग के बाद कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार आ रही है, फिर से सुशासन की सरकार आ रही है। 6 नवंबर को हुई पहले चरण में करीब 64.46% मतदान हुआ था। पीएम ने कहा है कि बिहार के नौजवानों ने भी आरजेडी के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया है। बिहार का मतदाता नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है। पहले चरण के मतदान से ये तय है कि फिर एक बार एनडीए सरकार है। इनके वादों पर तो खुद कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है, इसलिए वो आरजेडी के घोषणा पत्र की बात ही नहीं करती। बिहार के लोगों ने, बिहार के नौजवानों ने भी आरजेडी के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया है। साथियों, बिहार का मतदाता नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है, हमारे पक्के इरादों को समर्थन दे रहा है। पहले चरण के मतदान से ये तय है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के गंभीर आरोप को दोहराया। उन्होंने कहा कि मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हरियाणा चुनाव वास्तव में चुनाव नहीं था, वहां पर होलसेल में चोरी हुई थी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा चुनाव 2024 में धांधली का आरोप लगाया था। उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए थे। इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव में भी धांधली की आशंका जताई थी। आज पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने अपने पुराने आरोपों को दोहराया है कि हरियाणा का जो चुनाव है वो एक्चुअली चुनाव ही नहीं था, वो होलसेल चोरी हुई है। और आप नोट कीजिए कि जो मैंने एलिगेशंस रखे थे
फेक वोट, फेक फोटोग्राफ, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, ना ईसी से आया है। बीजेपी ईसी को डिफेंड कर रही है, मगर जो मैंने कहा है उसको निगेट नहीं कर रही है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मीडिया उठा रही है कि भैया ब्राजील की औरत है, उन लोगों ने वोट किया। अरे भाई, ब्राजील की औरत की फोटो है, आपने वोट कैसे किया? आपकी आईडी नहीं है, आपका चेहरा नहीं है उस पर, कैसे वोट किया? राइट? तो रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान कहता है 1 मैन 1 वोट। हरियाणा दिखाता है कि 1 मैन 1 वोट हरियाणा में था ही नहीं। 1 मैन मल्टीपल वोट था, ब्राजीलियन वुमन वोट था, 1-2 बूथ में 200 लोग, 200 फोटो हैं एक औरत की। तो और यही काम बिहार में ये करने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में इन्होंने किया है, ये छत्तीसगढ़ में किया था, ये हरियाणा में हुआ है, ये गुजरात में होता जा रहा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बने 150 साल हो गए हैं। सपा विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम को लेकर बयान दिया है। आजमी ने कहा है कि कोई मुझसे वंदे मातरम नहीं बुलवा सकता, किसी मुसलमान से वंदे मातरम नहीं बुलवाया जा सकता है। इस्लाम में जमीन सूरज की पूजा नहीं, अल्लाह के सिवा किसी की वंदना नहीं होती है। नहीं, तो जबरदस्ती का प्रोटेस्ट है ना, जबरन किसी को कोई चीज पढ़ाई नहीं जा सकती। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम में कहा गया है, और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है। हम उसका अपोज थोड़ी करते हैं, हम तो हमेशा खड़े रहते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए कि मैं अल्लाह की बात करता हूँ। मैं सीएम से इस काम के लिए मिलने नहीं गया था। इसके लिए मैं क्यों सीएम से मिल गया? मैं सीएम से दूसरे काम के लिए मिलने गया था, मेरे एरिया में डेवलपमेंट के फंड के लिए मिलने गया था। हाँ, क्या आप वंदे मातरम बोलेंगे जिस तरीके से पूरा प्रोटेस्ट हुआ है? आपको 10 बार बता चुका ना भाई, 10 बार कह चुका ना, जो पढ़ता पढ़े ना, कौन मना कर रहा है? तो वो कह रहे हैं कि हम तो बोलते रहेंगे अबू आसिम आदमी को कि जब तक प्रोटेस्ट नहीं करेंगे हम बोलते रहेंगे। वो बोलते रहे, कौन मना कर रहा है? असेंबली में भी नहीं किया था आपने, इस तरह से बोल रहे थे। झूठ बोलते हैं वो लोग। मैं असेंबली की फोटो दिखा दूंगा। मैंने सम्मान किया, मैंने कभी ऐसा काम मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैंने कहा ना, बहुत सारे मुसलमान बोलते हैं, बोलने दो उनको, लेकिन जो मुसलमान रिलीजियस हैं, अल्लाह में आस्था रखते हैं, वो किसी और की पूजा नहीं कर सकते। हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मंत्री नीतीश राणे ने कहा है कि कुंभ मेला शुरू होने के बाद हर जगह सिर्फ हिंदुओं की दुकानें लगनी चाहिए। उन्होंने सीधे सवाल किया है कि इस जगह गोल टोपी और दाढ़ी वाले क्यों चाहिए। नीतीश राणे के बयान पर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा है कि पहली बात तो ये कि नीतीश राणे जो कहते हैं उसे महाराष्ट्र में कोई गंभीरता से नहीं लेता, हम भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। पिछले 70 सालों से मुसलमानों का बहिष्कार किया जा रहा है, मुसलमानों के पास कुछ नहीं बचा है। जब तक महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और गडकरी जी जैसे लोग हैं, तब तक यहाँ सभी को न्याय मिलेगा। देखिए, नीतीश राणे जी की बात को तो पहली बात महाराष्ट्र में कोई सीरियस लेता नहीं है, और हम लोग भी सीरियस नहीं लेते। दूसरी बात, जो मुसलमानों का बहिष्कार वाली जो बात है, तो मुसलमानों का जो बहिष्कार है वो पिछले 70 सालों से होता हुआ आ रहा है। अभी क्या बहिष्कार करेंगे मुसलमानों का? मुसलमानों के पास क्या है? मुसलमानों की क्या सोने चांदी की दुकान है, गोल्ड की दुकान है, बड़े बड़े कारों के शोरूम है, बड़े बड़े कपड़ों के शोरूम है? कुछ नहीं है मुसलमानों के पास। 70 सालों में मुसलमानों को इतना निचले स्तर पर ला के रख दिया गया कि अब उनका बहिष्कार करने के लिए कुछ बचा नहीं। अब उनकी बहिष्कार करना है तो पंचर की दुकानों का करो, पान ठेले का करो और चाय के होटल का करो। मत बनाओ उनके पंचर, आप गाड़ी घसीटते लेके जाइए। क्या बहिष्कार करोगे मुसलमानों का? बहिष्कार करने लायक कुछ बचा नहीं है भाई मुसलमानों का। जो 70 सालों में मुसलमानों का बहिष्कार हुआ है, उससे बड़ा और कोई बहिष्कार मेरे समझ में ऐसा है कि मैं जानता हूं कि उससे बड़ा कोई बहिष्कार नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब तक महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी और गडकरी जी जैसे लोग हैं, यहाँ पे सबको न्याय मिलता रहेगा। किसी भी समाज के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। तो ये यहाँ पे जब तक महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी है, गडकरी जी है, तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमने लोगों के साथ बहुत बड़ा वादा किया है कि जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उनकी बिजली मुफ्त होगी। बिना मीटर लगवाए हम इस वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे।
आप अगर इस बहुत बड़े फैसले में शामिल नहीं होना चाहते तो मीटर मत लगवाइए। जब हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना शुरू करेंगे और आपके घर मीटर नहीं लगा होगा और आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा, तो इसके लिए उन लोगों को दोषी ठहराएं जो इस पर सियासत कर रहे हैं। देखिए ना, सुनिए, मीटर लगाना ना लगाना वो लोग अपना फैसला करें, लेकिन जैसे मैं लगातार कहता रहा, हमने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया है कि जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उनकी बिजली मुफ्त होगी। बिना मीटर लगाए इस वादे को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस बहुत बड़े फैसले में शामिल नहीं होना चाहते हो, मत लगाइए मीटर। लेकिन कल को जब 200 यूनिट मुफ्त बिजली हम फराहम करना शुरू करेंगे और आपके घर में मीटर नहीं होगा और आपको इस चीज का फायदा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए फिर आप उन लोगों को कसूरवार ठहराइए जो इन मीटरों पे सियासत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ यहां लोगों को बेचने के लिए है नहीं। उन्होंने धोखे और झूठ के अलावा यहां लोगों को कुछ नहीं दिया। हम लोगों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, राहत पहुंचाने का ये एक जरिया है। अब लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं, ये लोगों तक है। महाराष्ट्र के भिवंडी के औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह एक कंपनी में भीषण आग लगी। कंपनी में कपड़ों की डाइंग का काम किया जाता था। इसके चलते वहां बड़ी मात्रा में रासायनिक पदार्थ और ज्वलनशील सामग्री मौजूद थी, जिससे आग तेजी से फैल गई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। नमस्कार, मैं भिवंडी से इधर आया आग बुझाने के लिए। 9:25 को कॉल आया, MIDC में आग लगी है, सरौली MIDC में। उसके बाद में आके इधर देखा तो मंगल मूर्ति डाइंग को आग लगी थी और देखा तो पूरा सेकंड फ्लोर पूरा जला था। उसकी वजह से मैंने कल्याण का गाड़ी बुलाया, उल्लासनगर का गाड़ी बुलाया, टैंकर को बुलाया और आग बुझाने के लिए चालू किया। उसमें कपड़ा है, ज्यादा करके कपड़ा है और पूरा कंट्रोल में नहीं है। अभी 4-5 गाड़ी मारने के बाद समझ में आएगा कंट्रोल में कितना आता है ये आग। जीवित कुछ हुआ नहीं है इधर। नहीं, कुछ आग लगने का कारण पता नहीं चला और सब बंद था। आज सुबह चालू किया तो आग लगी थी। आग बुझाने में अभी बोल नहीं सकता, पानी मिलेगा वैसा आग बुझाएंगे हम लोग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। खड़गे ने आज एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि RSS ने 52 सालों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी और RSS देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। खड़गे ने एक्स पोस्ट के जरिए वंदे मातरम के लिए कहा कि 1896 से लेकर आज तक कांग्रेस की हर बैठक, चाहे वो बड़ी बैठक हो या छोटी, चाहे वो महाधिवेशन हो या ब्लॉक स्तरीय बैठक, हमने भारत के लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप गर्व और देशभक्ति के साथ वंदे मातरम गाया है। कांग्रेस पार्टी अपनी मातृभूमि के शाश्वत गीत, हमारी एकता के आह्वान और भारत की अमर आत्मा की आवाज़ वंदे भारत में वंदे मातरम में अपने अटूट विश्वास की पुष्टि करती है। उन्होंने RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सर्वविदित तथ्य है कि RSS और संघ परिवार ने राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ दिया। उन्होंने 52 सालों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, भारत के संविधान का दुरुपयोग किया। RSS ने बापू और बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले जलाए और सरदार पटेल के शब्दों में गांधी जी की हत्या में भी शामिल रहे। भारत की आज़ादी के आंदोलन को नई चेतना और जोश देने वाले गीत वंदे मातरम का आज 50 वर्ष पूरे कर रहा है। इसी ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में साल भर चलने वाले राष्ट्रीय उत्सव की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को आलोकित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में इसकी आत्मा का एक हिस्सा वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को अलग कर दिया गया। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, सीधी बात है, ये जो भी है बीजेपी के नेता, मुझे नहीं लगता इन्हें कुछ भी समझ है और ना समझ को जवाब देना भी नहीं चाहिए। पहली चीज, हमारा राष्ट्रगान क्या है, जनमन गण, वो भी ट्रंकेटेड गाया जाता है ना, या पूरा गाते हैं। जनमन गण के कुछ ही स्टैंजा गाए जाते हैं, पूरे स्टैंजा नहीं गाए जाते।
वंदे मातरम पहले मैं इनको बता दूं, इनके तो अगर आप सीआर केसवन जी की बात कर रहे हैं तो शायद इनके तो पुरखे कांग्रेस में रहे हैं और ये भी कांग्रेस में थे जब तक कि हमको पता चला कि ये उतने लायक नहीं है कि इनको कुछ पद मिले, तो फिर कांग्रेस छोड़ के भाग गए। इनको ही नहीं पता है कि सबसे पहले वंदे मातरम को अगर किसी बड़े पटल पर गाया गया था तो कांग्रेस के सेशन में 1896 या 1897 में गाया गया था और उस समय एक मुस्लिम कांग्रेस का अध्यक्ष था। उसके बाद कांग्रेस के सेशंस में हमेशा गाया गया है। हमने तो कभी नहीं सुना कि संघ के सेशन में या हिंदू महासभा के सेशन में या इनकी पूर्वजों की पार्टियों के सेशन में कभी कोई इस तरीके का गीत गाया जाता हो। इसमें देखिए, जो आनंद मठ कविता जो लिखी गई थी उसमें वो सन्यासी और फकीर रेबेलियन एक ऐतिहासिक इवेंट था और उस सन्यासी और फकीर रेबेलियन में कोई भी चीज सांप्रदायिक नहीं थी। अगर आप सही इतिहास पढ़ें, व्हाट्सएप का इतिहास जैसे आजकल ताजमहल का नाटक चलता है उस तरीके का पढ़ें तो चलो भाई दूसरी बात है, पर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी दो एक तो ज्ञानी होंगे जो कुछ समझते होंगे। 99.9% तो ज्ञानी है उसमें, चलिए उनकी मैं बात नहीं करता हूं। तो आनंद मठ की जो निकल कर आई थी किताब, उसमें कुछ हद तक उस पूरे इंसिडेंट को, जो एक इकोनॉमिक रिएक्शन था, जो एक लूट और अत्याचार और शोषण के खिलाफ सन्यासियों का फकीरों का एक रिबेलियन था, उसको एक सांप्रदायिक रंग दिया गया था। बिहार में जारी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आपका कहना है कि 2 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के एक ही नेता मतदान कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालने वाले कुछ बीजेपी नेता बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भी मतदान करने गए। हालांकि बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि आप झूठ फैला रहे हैं और चुनावी हार की हताशा में ऐसा आरोप लगा रहे हैं। संवाददाता सम्मेलन में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा और दिल्ली भाजपा की पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा जैसे नेताओं ने 2 जगहों पर मतदान किया। भारद्वाज ने यह भी दावा किया कि निर्वाचन आयोग की डुप्लीकेट वोटरों को हटाने के बावजूद भाजपा नेताओं ने बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस तरह लोकतंत्र का मजाक बनाया और चुनावी प्रक्रिया के विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। आप नेता ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने संगठित तरीकों से वोटरों को चिन्हित किया और उन्हें बिहार भेजा। भारद्वाज के मुताबिक भाजपा के करनाल जिला अध्यक्ष स्टेशन पर मौजूद थे। ट्रेन टिकट और यात्री की व्यवस्था भाजपा ने की। इस वजह से बिहार की वोटिंग 75 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची। उन्होंने कहा कि भाजपा ने यह सुनियोजित योजना बनाई ताकि चुनाव परिणाम अपने पक्ष में मोड़े जा सके। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने लखनऊ पहुंचकर सपा चीफ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी उनके साथ रहे। सपा नेता आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्हें खुद अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। देखिए, मुलाकात में क्या हुआ ये तो नहीं बताया जा सकता। आप पूछें, ये आपका अधिकार है, हक है, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि रिश्तों की मुलाकात है, कोई नई मुलाकात नहीं है, होती रही है, आगे भी होती रहेगी। आधी सदी के रिश्ते को अगर किसी ने भी ये समझा था कि हम उस पर जंग आने देंगे तो मुमकिन नहीं है, उधर से भी मुमकिन नहीं है और इधर से भी मुमकिन नहीं है। खुदा न करे अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझसे ज्यादा दर्द उधर होता। ये सिर्फ राजनीतिक रिश्ते ही नहीं है, बल्कि उस वक्त के रिश्ते हैं उनके वालिद मरहूम के ज़माने से, जब हम सिर्फ विधायक हुआ करते थे और उस वक्त ये गुमान भी नहीं था कि हम कभी सरकार बना पाएंगे और सरकार भी इस तरह के सरकारें बना पाएंगे। कांग्रेस बहुत ताकत में थी। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मुल्क में ताकतवर है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी ताकत कांग्रेस की थी। लेकिन देखा आपने, हल्के हल्के हमारी मेहनतों का नतीजा निकला और सरकार भी बनाई और सरकारें भी बनाई। आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम फिर सरकार बनाएंगे और सरकारें बनाएंगे। हाँ, बस इतना फर्क रहेगा कि हमें ये नहीं मालूम था कि सरकारों के कामों में क्या क्या आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील की है कि शुद्ध, निर्वारक, नाम वाली मजबूत लोकतंत्र के उद्देश्य से चल रहे
SIR अभियान में सक्रिय भागीदारी करें। यूपी में 4 नवंबर से मतदाता सूची में संबंधित गणना प्रपत्र का वितरण शुरू हो चुका है, जिसके बाद से बूथ लेवल अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर ये गणना फॉर्म मतदाताओं को दे रहे हैं। जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसके तहत हमारे जनपद में 28 अक्टूबर से ही SIR जो है वो शुरू हो गया था और वर्तमान में हमारे जो BLOs हैं वो घर घर जाकर जो वोटर लिस्ट में मतदाता हैं उनको एन्यूमरेशन फॉर्म या गणना पत्र उपलब्ध करा रहे हैं, जिसको कि भर करके मतदाता को हमारे BLO को वापस लौटाना है। ये कार्यवाही 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर के बीच में जारी रहेगी, जिसके पश्चात हम लोग एक ड्राफ्ट रोल पब्लिश करेंगे जिसमें जितने भी लोगों ने फॉर्म भर के वापस किया हो उन लोगों के नाम रहेंगे और उसके बाद उसके ऊपर दावे और आपत्तियां लेकर के हम लोग इसको फरवरी के प्रथम सप्ताह में वोटर लिस्ट को पब्लिश करेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या व्यवस्थाएं जो रहेंगी, किन किन लोगों को ड्यूटी लगाई गई है? देखिए, हम लोगों ने हमारे जनपद में जितने भी बूथ्स हैं वो 5 विधानसभा क्षेत्रों में बटे हुए हैं। उन सभी बूथ्स पर हम लोगों ने BLO की ड्यूटी लगाई है। साथ ही साथ सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी अनुरोध किया है। 2 पॉलिटिकल पार्टी से हमें BLA की सूची भी प्राप्त हुई है। BLA मतलब बूथ लेवल एजेंट, ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी के रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हो, जो हमारे BLO के साथ घूम सकते हैं और फॉर्म जमा करके एक डिक्लेरेशन और एक शपथ के साथ वो भी BLO के पास जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों ही, जैसे मैं बताया आपको कि अभी हम लोग फॉर्म्स बांट रहे हैं और फॉर्म बांटकर फॉर्म प्राप्त होने के बाद वोटर को उसको भर करके देना है और भरने के बाद 4 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद हम लोग दावे और आपत्तियों का कार्य 4 दिसंबर के बाद करेंगे। सर, कहीं ऐसा भी देखा कि 2-2 आधार पाए जाते हैं तो उन पर क्या होता है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 64.66% रिकॉर्ड वोटिंग के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई, जहां महागठबंधन के नेता इस ऊंचे मतदान प्रतिशत को बदलाव का संकेत बता रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और LJP रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने इन दावों पर तीखा पलटवार किया। चिराग पासवान ने कहा कि आज जिस तरह से काम हुआ है उससे जनता का डबल इंजन सरकार पर भरोसा बढ़ा है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं कि हम 121 में से 100 सीटें आराम से जीतेंगे। भाई, जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में NDA की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूं जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है। पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूं कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। पर जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे, मैं मरौड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को NDA ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे, 14 की 14 सीटें पॉजिटिव हैं और मैं मान रहा हूं कि ये सीटें भी हम लोग जीत रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा का वीडियो ट्वीट करके कहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 64.66% हुए मतदान के बाद माना जा रहा है कि लोगों ने इतिहास रच दिया है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वर्षों बाद ऐसा क्यों हुआ है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज बिहार के गयाजी में पत्रकारों से बातचीत में इस पर काफी कुछ कहा है। 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये 2 बातों को दिखाता है। पहला
कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2 बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस दावे को फिर दोहराया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई में तब शांति स्थापित हुई जब उन्होंने दोनों परमाणु सशस्त्र देशों को धमकी दी कि अगर वो अपना सैन्य संघर्ष जारी रखते हैं तो वो उनके साथ व्यापार समझौते रद्द कर देंगे। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने के बाद से कई बार अपना ये दावा दोहराया है। ट्रंप ने बुधवार को फ्लोरिडा के मियामी में अमेरिका बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए भी दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष में 8 विमान गिराए गए थे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये विमान किस देश के थे। अब तक ट्रंप यही कहते रहते हैं कि संघर्ष के दौरान 7 विमान मार गिराए थे। उन्होंने कहा कि 8 महीनों में उन्होंने कोसोवो और सर्बिया तथा कांगो और रवांडा सहित 8 युद्धों को समाप्त कर दिया जो लंबे समय से जारी थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत, मैं उन दोनों के साथ एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा था, तभी मैंने सुना कि वे युद्ध करने जा रहे हैं। 7 विमान मार गिराए गए और 8वां विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कुल मिलाकर 8 विमान मार गिराए। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।